नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार यानी कि भजनलाल शर्मा सरकार और पूर्ववर्ती सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लगातार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकारी परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल सरकार पिछली अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर राजस्थान में पिछले 40 सालों से सत्ता का खेल खेल रही है। इसके साथ साथ आम बजट से निराश हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं सदन में किसानों की आवाज उठाऊंगा। हमारा क्षेत्र सूखा क्षेत्र माना जाता है, सिंचाई योग्य पानी नहीं है, पीने के लिए लोगों को मशक्कत करके पानी इकट्ठा करना पड़ता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी बड़ी परियोजनाएं नहीं लाई गई है जिससे कि राजस्थान के लोगों का आम जीवन जो है उसको सुखद बनाया जाए। यानी कि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक दूसरे का पर्याय बताते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए किस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर सरकार की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल। आपको क्या राजस्थान का तो नाम ही नहीं लिया बजट के अंदर, तो इससे आप अंदाज लगा लो। मुझे क्या पूछ रहे हो, आपको खुद को भी पता लग जाएगा। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हूँ। मेरी प्रेजेंस आपको हमेशा नजर आएगी लोकसभा के अंदर। जो मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरी करता रहूँगा। बजट के बारे में हमने बात कही, और भी मुद्दे राजस्थान के जो भी मुद्दे हम उठाएंगे, हमारे पीने के पानी के, सिंचाई के, रोजगार के, जो पेपर लीक, एसआई भर्ती और जो आरपीएससी का मामला है, आरपीएससी भंग करें, ये मोदी सरकार को याद दिलाएंगे कि चुनाव से पहले आपने क्या कहा था और चुनाव के बाद आप बदल क्यों गए। तो बार बार जब लोकसभा 3 तारीख से चलेगी तो उसमें किसान कर्ज माफी चलेगी। वो तमाम मुद्दे जो आरएलपी पार्टी की जब हमने गठन किया था तब समय जब संघर्ष के हमारे मुद्दे थे, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान के अंदर। दोनों पार्टियां जब मिल जाती हम ही नजर आते हैं हर जगह, तो वो हमारी ड्यूटी हम निभाएंगे। राजस्थान का सम्मान देश के अंदर इसी तरह बढ़ाते हैं। धन्यवाद जी। लगातार राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है, साल भर हो गया भजनलाल शर्मा सरकार को, क्या कुछ आरएलपी स्टेप उठाएगी? आरएलपी अब आंदोलन करेगी, बस अब चालू कर रहे हैं हम लोग जल्दी। पार्लियामेंट के सत्र के दौरान भी उसके एक तो एसआई भर्ती का प्रमुख रहेगा। एसआई भर्ती के बाद जितनी भी भर्तियों में घोटाले हुए उन सब की भी हम करेंगे कि उनका भी एक बार भर्तियाँ रद्द की जाए। और कल जैसे आपके एक उसमें प्रिंट मीडिया में छपी थी खबर आरएस की, तो किस तरह हमने मांग की कि 2005 से लेके 2024 के बीच जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे 5 से 24, उन सब ने अपने परिवारों से 50, 100, 200, 20, 30, 100, 250 ये आदमी लगा दी। कोई आरएस लगा दी, आरपीएस लगा दी, आरटीएस लगा दी। तो उन सब की जांच हो। और जांच कैसे हो आप बताओ। मान लो कहीं जांच में सब तो नार्को कराओ ना, 2-3 का पटक के नार्को कराओगे तो अपना आप बता देगा मैंने ये कॉपी बदली, मेरी बेटी की बदली, बेटे की। सरकार चाहे तो सब कुछ करा सकती है, नहीं चाहे तो पर्दा डाल सकती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में पर्दा डाल रखा राजस्थान के अंदर। इनको पता है कि यहाँ के लोग भूल जाते हैं, एक बार बीजेपी को वोट देंगे, एक बार कांग्रेस। इसे दोनों पार्टियां मिलकर और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए दोनों पार्टियों ने कई बार हाथ मिला लिए और आगे भी मिलाएगी राजस्थान के अंदर। तो हम तमाम वो काम करेंगे जो राजस्थान का युवा, किसान और जो राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक, उन तमाम मुद्दों के लिए हम केंद्र में भी लड़ेंगे। और स्टेट में आरएलपी अपराध के खिलाफ और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, दोबारा पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, कड़े कानून बने महिला अत्याचार, दलित अत्याचार इनके खिलाफ। तो इसके लिए हम सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज माफी संबंधी मेरा सवाल है। ये कर्ज चिंता का विषय। अध्यक्ष महोदय 7 अगस्त 2023 को इसी सदन में मेरे सवाल के जवाब में राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल बकाया कृषि कर्ज 1,47,538.62 करोड़ रुपए था। और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार ये कर्ज अब 1,74,798 करोड़ रुपए हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए दावों और योजनाओं के बावजूद कोई सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाती है, जबकि दूसरी तरफ राइट ऑफ के नाम पर बड़े उद्योगों के लाखों करोड़ों के कर्ज बढ़ा दी। आपका प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ कर्ज माफी का मेरा प्रश्न है, उसके मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी को। प्रश्न पूछो आप तो। मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने जो जवाब में देश के किसानों पर बकाया कृषि कर्ज का ब्यौरा दिया है वो भयावह है।
क्या आपकी सरकार ने वर्तमान में विगत कार्यकाल में किसानों का कोई कृषि कर्जा माफ किया है या कृषि कर्ज में कोई राहत किसानों को दी है, तो उसका ब्यौरा प्रदान करेगी। पहला सवाल है मेरा। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ऑलरेडी वो सभा के बटन पे रखा हुआ है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और 2014 से अब तक सरकार ने किसानों के हित की रक्षा के लिए तमाम प्रयास किया है। अगर आप देखें तो 2014 में जहां कृषि बजट 21,933 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे 25-26 में 1,71,437 करोड़ रुपया हुआ है। वहीं पर देखें अगर जहाँ कर्ज माफी की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपए का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं पे उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं, कृषि अवसंरचना का विकास आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी अगर देखें अध्यक्ष जी तो MSP में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और MSP में बढ़ोतरी व्यर्थ नहीं हो रही है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। 25-26 के अगर बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस बात को पुनः रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं में कृषि प्रमुख होगा। बजट 25-26 में अन्य कृषि योजनाओं के साथ साथ PM धन योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को फोकस में रखा जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमारी सरकार कृषि की लागत कम करने से लेकर उत्पादन उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सार्थक प्रयास कर रही है। मेरा दूसरा मरने वालों की तुम में मरने वालों दूसरा मेरा की सप्लीमेंट्री तुम में मरने वालों की सूची दो। तुम में मरने वालों दूसरा सप्लीमेंट्री तुम में मरने वालों। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करवाने के लिए राजस्थान सहित देश के किसानों पर बढ़ती ऋणग्रस्त वित्तीय संकट का आकलन करवा के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने की योजना पर कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताने का कष्ट करें, क्योंकि देश का किसान कर्ज माफी पर सरकार की मंशा को जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि किसान का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा? तो सुना अपने हनुमान बेनीवाल को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब संसद में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं चुप नहीं बैठूंगा और आम लोगों की आवाज को उठाऊंगा। दूसरी ओर दर्शकों आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की इस कार्यशैली को लेकर के लगातार जब उनसे सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो आप इंडिया गठबंधन में थे, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, उसके बाद मेरी अपनी पार्टी की अलग राजनीतिक विचारधारा है और अब कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। जाहिर तौर पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को पिछले दिनों खींवसर विधानसभा सीट से उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि खींवसर से विधायक रहे हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव के बाद संसद भवन पहुंच गए थे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।